जय हिंद प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पादप उतक। पादपों के जो उतक है उसकी पूरी आज इस क्लास में हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों टिश्यू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि जो टिश्यू होते हैं क्या होते हैं टिश्यू। तो हमने क्या देखा था कि सेल से क्या बने? टिश्यू, यानी कि कोशिका से फिर क्या बनते हैं? सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती? उतक मिलकर बनाती है। तो उतक की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? उतक क्या होते हैं? मैम बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो मिलकर उतक बनाती हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। तो क्या सारी जमाने भर की सारी सेल में एक जगह लाकर रख दूं तो क्या टिश्यू बन जाएंगे? सभी टाइप की सेल को इकट्ठा कर ले तो क्या टिश्यू बन जाएगा? नहीं, कुछ डेफिनेशन होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल बोल सकते हैं हम, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप जो जिनकी ओरिजिन सेम हो, मतलब जिनकी मम्मियां सेम हो, है ना। कहने का मतलब ओरिजिन जहां से वो बनी है वो सेम हो, उनकी मम्मियां सेम हो और एक ही टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म करती हो, एक टाइप का ही वो कार्य करती हो। जैसे कि ब्लड हमारा टिश्यू है, ब्लड में बहुत सारी सेल मिलेंगी। तो सेल जो होती है सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती है। समान असमान कोशिकाओं का समूह होगा जो एक ही तरह का काम परफॉर्म करेंगी और जिनकी ओरिजिन, मतलब जैसे कि ब्लड क्या है? टिश्यू, और उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ओरिजिन कहाँ है? बोन मेरो से हुई है। कहाँ से जन्मी है? बोन मेरो से। तो इस तरह की सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई टिश्यू की डेफिनेशन सभी बच्चों को? तो क्या लिखेंगे हम टिश्यू की डेफिनेशन? चलिए, तो टिश्यू क्या होता है बच्चों? टिश्यू यानी कि उतक क्या होता है? तो हमने कहा इट इज द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ सेल, ओरिजिन जिन सेलों की क्या हो? सेम हो, दैट हैव सेम ओरिजिन एज वेल एज परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन नोन एज टिश्यू। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी ओरिजिन, दैट मीन्स जिनका उद्गम, जिनकी मम्मियां एक जैसी हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं हाथ का बताती हूँ एग्जाम्पल। हमारा हाथ है, हमारे हाथ में बहुत सारी फिंगर्स हैं, तो ये मान लो सारी क्या है? सेल है ना। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल में आपको ध्यान रखना है प्रशांत कि इसमें सिमिलर का मतलब ये है कि उनकी ओरिजिन और उनका फंक्शन सेम होना चाहिए। उन्हीं सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो ये हो गई पूरा, मान लो आपका टिश्यू है। अब टिश्यू में ये क्या हो गई? सेल। अब देखो कुछ, कोई सी सेल छोटी होगी, कोई सी बड़ी होगी, मतलब एक जैसी सेल नहीं, दिखने में एक समान ना हो चलेगा, लेकिन ओरिजिन कहाँ से? यहाँ से निकली है ना। ओरिजिन यानी कि उद्गम इनका एक जैसा होना चाहिए, जहां से ये स्टार्ट हुई है वो उनकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है जहां से ये बनी है वो सेम होना चाहिए। और देखो ये पूरा टिश्यू है, ये सारी सेल का कॉम्बिनेशन है और ये एक ही काम करता है क्या? किसी भी चीज को होल्ड करना, पकड़ने का काम। तो हाथ का एग्जाम्पल याद रखो, ये आपका टिश्यू, ये इसकी सेल, और एक टाइप का ये काम परफॉर्म करती है, इसे कहते हैं हम क्या? टिश्यू। चलिए ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ सेल, है ना। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। अब सेल जो है ना सिमिलर टाइप की नहीं लिख सकते, कभी कभी सिमिलर भी होती है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ सिमिलर, और डिसिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, डिसिमिलर भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, जरूरी नहीं समान ही कोशिकाएं, समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ सेल दैट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हम क्या? उतक। हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन बच्चों हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या होता है उतक? कोशिकाओं का समूह, समान या असमान कोशिकाएं हो सकती, ध्यान रखिएगा, एक समान जरूरी नहीं, सारी एक जैसी दिखने में, वो अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं, लेकिन उनका उद्गम स्थान और उनका कार्य एक समान होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी? टिश्यू की, उतक की हिंदी में?
ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह जो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, असमान भी हो सकती है। समान या असमान कोशिकाओं का समूह है जो कि, कौन? कोशिकाएं जो कि उद्गम व कार्य की दृष्टि से समान हो। कार्य की दृष्टि से समान हो, ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है क्या? ऊतक। समझ में आई बात? ठीक है, ये ऊतक की डेफिनेशन हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यहां पर बनता है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है बच्चों? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं? जल्दी से फटाफट बताइए। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? याद आया? हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आती जाएंगी ना, हम साथ साथ टॉपिक में डिस्कस करते जाएंगे और एट लास्ट में सारी, हाँ, सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम। सेल से टिश्यू बनता है, लेकिन कौन सी सेल? एक ही ओरिजिन वाली और एक टाइप का काम परफॉर्म करने वाली, उद्गम और कार्य समान दृष्टि से हो जिनका, ऐसी कोशिकाओं का समूह। सारी नहीं, ऐसे तो बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में, तो क्या सारी एक टिश्यू बनाएगी क्या? अलग अलग बनाएंगे, है ना। चलिए, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं? कौन सी शाखा है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी भी याद करना हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश देख के इसको छोड़ मत देना। कभी कभी हिस्टोलॉजी भी शब्द लिखा हुआ आ जाएगा और कभी कभी औतिकी भी लिखा हुआ आता है। औतिकी, औतिकी और हिस्टोलॉजी दोनों शब्द याद करना है आपको। हिस्टोलॉजी, समझ में आई बात? चलिए, एक और बात है, ये जो शब्द टिश्यू है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? विच्छेद के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? ये जो टर्म है ना, टर्म, शब्द, कौन सा शब्द की बात कर रहे हैं हम? ऊतक पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो टर्म है ना टिश्यू बच्चों, ये किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? विच्छेद के द्वारा दी गई थी। ठीक है, विच्छेद ने पहली बार टर्म यूज करी थी टिश्यू। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखी हमने कि ऊतक होते क्या है बच्चों, और साथ ही साथ हमने देखा दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं मार्क कर देती हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सेम ओरिजिन, सॉरी, क्या याद रहे आपको? सेम ओरिजिन, है ना, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। उद्गम व कार्य की दृष्टि से समान, ध्यान रखिएगा, ये मैंने अंडरलाइन कर दिए ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए, बहुत अच्छे जिन बच्चों ने हिस्टोलॉजी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब टिश्यू देख लेते हैं। हम आज पढ़ेंगे क्या? पादप ऊतक जो है प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले। तो कितने टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे बच्चों। आपके जो प्लांट टिश्यू हैं, यानी कि पादप ऊतक है बच्चों, ये जो पादप ऊतक है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से मैम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक, और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट टिश्यू। अमन, रजा, बर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, बर्ड भी आएगा, डोंट वरी, इसी हफ्ते निपटा दूंगी आपका बर्ड, पक्षियों के बारे में। ठीक है, टेंशन ना ले, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, एक टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए, तो दो तरह के होते हैं बच्चों, ये कौन कौन से टाइप होते हैं मैम? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक, विभाज्योतक या विभाज्य ऊतक। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक होता है। दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं पादपों में,
ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्या होता है परमानेंट टिश्यू, ये हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों वो टिश्यू होता है विभाज्य ऊतक, हिंदी में नाम से पता ही चल रहा है, ऐसा ऊतक जो क्या है जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें क्षमता होती है डिवाइड करने की, मतलब जिसमें ऐसे सेल मिलेंगे, ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी जो विभाजन करती है। तो ये वाले जो टिश्यू होते हैं ये विभाज्य ऊतक, नाम से ही पता चल रहा है ना। वो सिंपल और परमानेंट टिश्यू जो है वो अलग है, वो अलग जाएगा प्रशांत। पहला मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट टिश्यू। वो जो तुम बोल रहे हो ना सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो किस में आते हैं, आपके परमानेंट टिश्यू में आते हैं ना, वो हम अभी देखेंगे। अभी दो याद करो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनमें डिवाइड करने की, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो स्थायी होते हैं, जो डिवाइड नहीं करते, जिनमें विभाजन नहीं होता, एक बार बन गए तो बन गए, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पूरी लाइफ टाइम डिवीजन चलता रहता है, बनते ही रहते हैं, लाइफ टाइम बनते रहते हैं, और ये एक बार बन गए तो बन गए, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। चलिए तो इनके डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, दे हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन यानी कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है बच्चों, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। मतलब ये पूरे लाइफ टाइम बनते रहेंगे, टूटेंगे बनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बनाएंगे बनाएंगे, मतलब बनते ही रहते। और ये एक बार बन गए तो बन गए, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। उन्हें कहते हैं हम विभाज्य ऊतक। देखो नाम से पता चल रहा है ना, विभाज्य यानी कि विभाजित होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, एक सेल से दो, दो से चार बनती रहेगी। ठीक है, चलिए ये क्या होते हैं, दे डोंट हैव, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। सभी को राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक लग रही है? हाँ, कोशिश की जा रही है राइटिंग सुधरे। तो इनमें समझ में आ रही है ना, यस या नो, जल्दी से बताइए मुझे। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, क्षमता नहीं होती। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। दो टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट में, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाज्य ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लेते हैं। कौन से टिश्यू देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं, विभाज्य ऊतक या विभाज्य ऊतक। ठीक है, इसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये तीन तरह के देखो मस्त मत बोलो, कोशिश कर की जा रही है, धीरे धीरे सुधर जाएगी राइटिंग, हाँ है ना। कोशिश कर रही हूँ कि राइटिंग सुधर जाए, और राइटिंग सुधरने से मतलब ये है कि इस तरह की राइटिंग लिखूं मैं, ताकि आप लोगों को बस रिवीजन में गड़बड़ ना हो पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, चलिए तो विभाज्य ऊतक तीन तरह के होते हैं बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम, नाम पता है आप लोगों को? पहला जो इसका प्रकार है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम सुना सुना सा लग रहा है कहीं पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सुना सुना सा लग रहा है कहीं, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, याद करो रूट में पढ़ा था हमने। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थे वहां पर सेल डिवीजन होता था रूट में, है ना। तो पहला प्रकार क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, पहला वाला एपिकल। दूसरा वाला कौन सा है, इंटरसेलरी। कौन सा है बच्चों, इंटरसेलरी, इंटरसेलेरी।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आधा ही नाम लिख रही हूँ, आप आधा आप लिख लेना। मेरिस्टेमेटिक, इंटरसेलरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरसेलरी, और तीसरा लेटरल होता है। कौन सा होता है बच्चों? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्व विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक, और इसे क्या कहेंगे? अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। देखो नाम थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको, विभाज्य ऊतक लिख लो या विभाज्य ऊतक लिख लो। ये नाम याद करने का तरीका बताती हूँ कैसे। लेटरल यानी कि पार्श्वीय, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ठीक है, देखो ये जो टिश्यू होते हैं ना एपिकल, ये आपको कहां पर मिलेंगे? रूट में और स्टेम की टिप पर मिलते हैं। सबसे लास्ट में हमने रूट देखी थी ना, कहां पर मिलेंगे इनको डीप में हम देखते हैं, पर एक ओवरव्यू ले लो, तीनों में नाम याद करने के लिए बता रही हूँ, तो इसीलिए इनको शीर्ष विभाज्योतक कहते हैं। ये कहां पर? रूट के टिप, मतलब रूट जो होती है जड़, उसके सबसे लास्ट पार्ट में, और स्टेम जहां पर सबसे ऊपर ग्रो होता है ना, उस वाले पार्ट में, शीर्षों पे, टॉप पे मिलेंगे, है ना। एपिकल एपेक्स पे मिलते हैं, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। शीर्ष विभाज्य शीर्ष पे मिलते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे पांडेराम क्या हेल्प करते हैं। दूसरा है इंटरसेलरी। इंटरसेलरी अंतर्विष्ट का मतलब ये है कि बीच में मिलेंगे, इसलिए इसको इंटरसेलरी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए बीच बीच में मिलते हैं ये टिश्यू, अंतर्विष्ट विभाज्य तक। और लेटरल यानी कि पार्श्वी। लेटरल का मतलब होता है कि जो आसपास, आपने गणित में मैथ्स में देखा होगा ना, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल जो आसपास घिरा हुआ है, तो ये कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल जो स्टेम होता है ना उसके परिधि में मिलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस में मिलते हैं। ठीक है, हाँ अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, देखो हिंदी में है ना सिनोनिम्स बहुत सारे मिलते हैं पांडेराम, अंतर्वेशी, अंतर्विष्ट बोल सकते हैं इनको। तो ये तीन तरह के होते हैं। चलिए वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। चलिए सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चों एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लेते हैं हम, है ना। शीर्ष विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक या विभाज्य ऊतक बोल सकते हो। ठीक है, चलिए एपिकल का मैंने आपको पहले बताया, हमने रूट पढ़ी थी। चलो सबसे पहले मिलते कहाँ हैं, डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। देखो ये क्या है बच्चों? रूट थी, और ये आपका प्लांट है ना। यहाँ पर पत्तियां, लीव्स हैं, और आगे ये स्टेम बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ये जो स्टेम का अपेक्स है ना, यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? शीर्ष, अपेक्स, वहां पर मिलते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। और मेरिस्टेम टिश्यू का सभी को पता है विभाज्य ऊतक विभाजन का काम करेंगे, सेल डिवीजन होगा। और मैंने कहा था यहाँ पर सेल डिवीजन होता है रूट में, तो इसको क्या कहेंगे? ये वाला जो होगा इसका नाम होगा बच्चों रूट। एपिकल उसका पूरा नाम, उस टाइम मैंने रूट पढ़ाई थी और आपको लिखा था सिर्फ मेरिस्टेमेटिक ही लिखा दिया था, तो मेरिस्टेमेटिक मतलब पूरा नाम क्या है? रूट में मिल रहा है इसलिए रूट, जड़ में मिल रहा है इसलिए जड़। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पूरा नाम है उसका, जो हमने रूट में, मैंने कहा था इसको अभी याद ही कर लो इसलिए क्योंकि यहां हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जड़, शीर्ष विभाज्य ऊतक। समझ में आई बात? शीर्ष में तो है, शीर्ष में बिल्कुल टिप पर है, और कहां पर मिल रहा है? रूट में मिल रहा है, इसलिए इसका नाम है रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, जड़, शीर्ष विभाज्य ऊतक। इसी तरह से स्टेम में भी मिलता है, क्योंकि रूट जो होती है, जड़ जो होती है वो भी नीचे बढ़ती है और स्टेम भी ऊपर बढ़ता है, और डिवीजन होना चाहिए, तो मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवीजन, तो यहां पर भी मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसको कहेंगे हम स्टेम एपिकल
ये भी एपिकल ही है लेकिन ये स्टेम में मिल रहा है इसलिए इसको स्टेम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ में आई बात? यानी कि क्या लिखेंगे इसको, तना, शीर्ष, विभाज्य, उतक। ठीक है, चलो खिचड़ी बन गई पर समझ में आ रहा है ना। तो ये दो जगह मिलते हैं, स्टेम में मिलते हैं और रूट में मिलते हैं। चलो लोकेशन तो पता हो गई, अब क्या बोलते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो कि नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। ये प्राइमरी टिश्यूज होते हैं। क्या होता है मैम प्राइमरी टिश्यू का मतलब? प्राथमिक टिश्यू, प्राथमिक ऊतक होते हैं ये। देखो प्राइमरी का मतलब ये है कि सबसे पहले यही ऊतक बनते हैं, इसके बाद दूसरे बनते हैं। जितने भी हम इसके बाद ऊतक पढ़ेंगे ना सब इनकी मदद से ही बनते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में आने वाले, पौधों में आने वाले जो ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक में अपाइकल वाले होते हैं, एपिकल टिश्यू होते हैं। शीर्ष वाले जो विभाज्य ऊतक होते हैं ना वो सबसे पहले बनते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक ऊतक, प्राइमरी टिश्यू इन्हें कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए अब इनका काम क्या है, ये करते क्या है, क्या काम है इनका? तो इनका एक ही काम है, लेंथ बढ़ाना। क्या काम है? लंबाई में वृद्धि करने का इनका काम होता है। देखो जड़ की लंबाई बढ़ेगी, तने की लंबाई बढ़ेगी, तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट। कहां से? जड़ से और स्टेम से। ठीक है, ये क्या करते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। समझ में आई यहाँ तक की बात? कहाँ मिलते हैं? लोकेशन मैंने आपको बता दी है, कहाँ पर मिलेंगे लोकेशन। तो बोलोगे मैम लोकेशन है इनकी रूट और स्टेम के टिप पर, रूट एंड स्टेम अपेक्स, या फिर टिप और टिप। समझ में आई बात? ये कहाँ पर मिलेंगे? जड़ और तने के शीर्ष पर मिलते हैं। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, समझ में आया कहाँ मिल रहे हैं, क्या काम है? चलो अब रूट नहीं होंगी तो स्टेम में तो मिलेगा ना पांडे राम। अगर रूट नहीं होगी तो कहाँ मिलेगा? स्टेम में मिलेगा। जहां से डिवीजन होगा ना उस प्लांट में, जहां से उसकी लेंथ बढ़ेगी ना, देखो रूट तो सभी में होती है, रूट सभी में होती है, या तो वो एडवेंटिशियस रूट होगी, या टैप रूट होगी, या फाइब्रस रूट होगी। तीनों में से एक रूट तो होती है ना। और जिनमें रूट नहीं होती उनमें वो अलग ही है, फिर वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वो अलग, उनका सिस्टम अलग चलता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना, आवृत बीजी की बात कर रहे हैं हम। पाए जाएंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, रूट तो सभी में मिलेगी, किसी ना किसी प्रकार की रूट सभी में मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेलरी यानी कि अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम इंटरसेलरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो अब ये कहाँ मिलेंगे मैम इंटरसेलरी वाले, वो भी देख लेते हैं। यानी कि अंतर्विष्ट या अंतराविष्ट, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। तो जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये कहाँ पर मिलते हैं, ये बीच बीच में मिलेंगे, है ना। हाँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की बात करिए, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना टिश्यू, ये हम किसके पढ़ रहे हैं पांडेराम? एंजियोस्पर्म के पढ़ रहे हैं। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहाँ पर मिलेंगे? चलो डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
देखो जैसे एक स्टेम बनाया मैंने, ये है क्या आपका स्टेम है, तना। टिप पे कौन सा मिलेगा, टिप पे तो मैंने बता दिया एपाइकल मिल जाएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक, है ना, शीर्ष विभाज्य ऊतक, ये मिल जाएगा कहां पर, टिप पर। अब मैंने कहा कि जो इंटरसेलरी है, इनका नाम ही है इंटर इंटर, मतलब बीच बीच में जाके फिट हो जाते हैं, ये अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। जैसे कि यहाँ पर यहाँ मिलेगा, ये क्या है आपका, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये जो परमानेंट टिश्यू है जाइलम फ्लोएम आगे हम पढ़ेंगे, और कौन से होते हैं, क्लेरेंचाइमा, ये परमानेंट टिश्यू है। ये क्या है बच्चों, परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतकों के बीच बीच में मिलेंगे, ये क्या है, स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक के बीच बीच में ये वाला कौन सा है, ये है आपका क्या, इंटरसेलरी, इंटरसेलरी, बीच बीच में मिलते हैं ये अंतर्विष्ट, अंतराविष्ट या अंतर्विष्ट, समझ में आई बात। फिर ये आ गए इसके बीच में यहाँ पर परमानेंट टिश्यू, ये ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है। टिप पे तो आप सभी को पता है एपिकल मिलेगा, शीर्ष विभाज्य तक मिलेगा, बीच बीच में आपको ये जैसे ये यहाँ पर है, ये क्या मिलते हैं, अंतर्विष्ट टिश्यू मिलते हैं। तो लोकेशन समझ में आ गई, बीच बीच में मिलेंगे ये तने में कहीं ना कहीं। चलो अब इनकी बात कर लेते हैं, ये प्राइमरी है मैम या सेकेंडरी है, इनके बारे में लिख लो। तो ये क्या होते हैं, ये भी प्राइमरी होते हैं। बोलो मैम प्राइमरी क्यों होते हैं, प्राइमरी वाले तो जो हो गए एपिकल वाले होना चाहिए, शीर्ष वाले होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं और ये तो बाद में बनेंगे ना। ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी होते हैं, इन्हें प्राथमिक टिश्यू हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो है किसका भाग है, किसका हिस्सा है, ये एपिकल टिश्यू यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक का ही हिस्सा होता है। लेकिन पौधे की लंबाई बढ़ जाने से ये उस शीर्ष से विभाज्य ऊतक से अलग हो जाते हैं और बीच बीच में जाके फिट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो टिश्यू बन गया, पौधे की लंबाई बढ़ी, फिर टिश्यू थोड़ा सा खिसक के ऊपर आ जाएगा, अपनी जगह चेंज कर देगा, फिर रिप्लेस हो जाएगा, फिर जगह चेंज करेगा, ऐसे जगह चेंज करते करते वो अलग हो जाता है। इससे बिल्कुल अलग हो गया और यहाँ आके बैठ गया। तो ये किसका पार्ट है बच्चों, ये एपिकल का ही, शीर्ष विभाज्य ऊतक का ही पार्ट होता है, लेकिन लंबाई बढ़ने से उससे दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ पांडेराम, नोड के बीच में, नोड्स इंटरनोड के बीच में ये मिलता है, नोड्स और इंटरनोड के बीच में मिलता है। लिखाऊंगी, लोकेशन बता रही हूँ ना मैं। तो ये प्राइमरी टिश्यू इन्हें क्यों बोलते हैं हम, ये प्राथमिक ऊतक क्यों बोलते हैं मैम, प्राथमिक ऊतक तो जो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले ये भी आते हैं, एपिकल का शीर्ष विभाज्य ऊतक का हिस्सा ही है, लेकिन अलग हो गए, इसीलिए प्राइमरी टिश्यू है। तो दे आर पार्ट ऑफ एपिकल टिश्यू। समझ में आई बात, बट डिटेच हो गए ड्यू टू, किसके कारण, इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई बढ़ने के कारण ये क्या हो गए, उनसे अलग हो गए हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये प्राथमिक ऊतक ही है, ये शीर्ष विभाज्योतक का ही हिस्सा होते हैं, का हिस्सा हैं, लेकिन लंबाई बढ़ने से, लेकिन लंबाई बढ़ने से दूर हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात, कहाँ मिलते हैं। और अब देखो ये मैंने जगह आपको जो डायग्राम बनाया है ना, इसमें कहाँ बीच में मिल रहे हैं, तो बीच में कहाँ मिलेंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे क्या। तो ये नोड इंटरनोड जो होते हैं उनके बीच में मिलते हैं। इंटरनोड, बोथ साइड ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड सभी को पता है ना, समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ मैं। दे लोकेटेड एट
बोथ साइड ऑफ इंटरनोड, बोथ साइड ऑफ इंटरनोड। यहां तक की बात समझ में आ गई। इंटरनोड को हिंदी में अगर मैंने नहीं बताया तो उसे पर्व कहा जाता है, ठीक है, लिख लेना, वैसे इंटरनोड याद कर लो तो अच्छा है। ये पर्व के यानी कि इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। देखो इंटरनोड जिन बच्चों को समझ में नहीं आता ना, मैं बता देती हूँ इंटरनोड क्या होता है। ये दो नोड होते हैं, इनसे नोड से, मैंने कहा कि लीफ कहाँ से बनती है बच्चों, नोड से। ये क्या है, नोड है, ठीक है, ये नोड है। और इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ना, इसे बोलते हैं इंटरनोड। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इंटरनोड। इंटरनोड यानी कि पर्व। समझ में आई बात। इंटरनोड, दो नोड के बीच में स्पेस होती है, तो यहां पर दो पत्तियों के बीच में मिलेंगे ये कहीं ना कहीं, कौन, ये वाले टिश्यू। कौन से टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, इंटरसेलरी है ना। चलो यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। किसी को डाउट, कहाँ मिलते हैं और किसका हिस्सा होते हैं, प्राइमरी ही होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं मैम, इनका क्या फंक्शन है बच्चों, इनका फंक्शन लिख लो, चलो अगले पेज में लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। इनका फंक्शन है बच्चों, यानी कि इनका कार्य क्या होता है मैम, तो इनका कार्य ये होता है बच्चों कि देखो ये बीच बीच में मिलते हैं। अब बीच बीच में मिलेंगे तो आपने कहा कि मैडम ये तो शीर्ष विभाज्य ऊतक का ही हिस्सा हो, तो इनमें भी डिवीजन होना चाहिए ना, इनमें भी क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए। जी हाँ, इनमें भी डिवीजन होगा, विभाजन होता है, लेकिन कब होता है, आपने देखा होगा घास को गाय वगैरह खा जाती है, घास को गाय और जो भी शाकाहारी जीव है वो खा जाते हैं, हर्बीवर्स ईट कर जाते हैं, ग्रेजिंग कर जाते हैं ग्रास को, तो घास तो कट गई। अब तो मैम आपने कहा कि टिप टिप के ऊपर ही विभाज्य ऊतक मिलते हैं, अब तो घास बढ़ेगी नहीं, लेकिन घास तो बढ़ जाती है। तो इन्हीं ऊतकों के कारण बढ़ जाती है, किसके कारण, इंटरसेलरी टिश्यूज के कारण ही बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, रीजनरेट। रीजनरेट क्या करते हैं, लोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑफ प्लांट ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल्स, हर्बीवर्स जिन्हें कहते हैं, हर्बीवोरस। समझ में आई बात। जैसे कि कौन सा पौधा, तो एग्जाम्पल इसमें लिखो ग्रास, घास। समझ में आई बात। चलो हिंदी में इसका कार्य लिख लो। ये क्या करते हैं, ये पौधों के टूटे हुए भागों को फिर से बनाते हैं या निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो कि किसके द्वारा खाए गए हैं, जो कि चरने वाले, ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले जंतुओं द्वारा खा लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। समझ में आई सभी को बात। एग्जाम्पल है इसका घास, घास खाएंगे बढ़ जाएगी। घास को बढ़ने में कौन मदद करता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक, बिल्कुल नहीं, अंतर्विष्ट जो ऊतक होते हैं ना वो। हाँ, बीच बीच का जो
बढ़ाने का पार्ट होता है ना पांडेराम, जरूरी नहीं कि ग्रेजिंग वाला पार्ट। पत्तियां, पत्तियां, अच्छा बताओ पत्तियां बढ़ जाती है क्या? मैंने तो नहीं देखा पत्तियां बढ़ते हुए, मैंने तो हमेशा ब्रांचेस और स्टेम को ही बढ़ते हुए देखा है। पत्तियां नहीं बढ़ती हैं, स्टेम्स बढ़ते हैं, तने बढ़ते हैं, वहां पर मिलेंगे। चलिए यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वी विभाजक देखते हैं, ये कहां पर मिलेंगे? नेक्स्ट है बच्चों लेटरल। लेटरल मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, लेटरल का मतलब होता है पार्श्वी, जो आसपास मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, शीर्ष विभाज्य तक ही पढ़ रहे हैं, है ना। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। चलो ये कहाँ मिलेंगे? ये देखो डायग्राम बनाते हैं, कहाँ मिलेंगे। इस तरह का स्टेम होता है आपका, चलो मैं एक सिलेंडर जैसा स्टेम बना देती हूँ, ये है ना। स्टेम तो ऐसे ही होता है, अभी तक हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको यहाँ, ये आसपास, बिल्कुल आसपास मिलने वाले हैं आपको, ये ऐसे परिधि के साथ साथ, जो सर्कमफेरेंस है ना उसके साथ साथ मिलते हैं क्या? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये पार्श्वी एरिया में, सर्क्यूमफेरेंस में, परिधि में मिलते हैं। हाँ नंबर बढ़ जाते हैं, हाँ ये बात सही बोल रहे हो, नंबर बढ़ने में, पर वो तो वहां पर तो एपेक्स ही होना चाहिए ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये प्राइमरी है कि मैम सेकेंडरी है? तो ये देखो प्राइमरी भी होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, एज वेल एज साथ ही साथ सेकेंडरी भी होते हैं, है ना, दोनों तरह के होते हैं। सेकेंडरी भी होंगे और प्राइमरी, ज्यादातर ये सेकेंडरी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो प्राइमरी होते हैं। प्राथमिक भी होते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के होते हैं, और द्वितीयक दोनों प्रकार के ये होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? कहां पर मिलेंगे ये? कहां पर मिलेंगे? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द स्टेम, तने की परिधि में मिलते हैं। इनकी लोकेशन कहां पर है बच्चों? स्थिति कहां पर है इनकी? सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम, या प्लांट बोल दो, पौधों की परिधि में मिलते हैं। और इसीलिए ये वस्कुलर जो सिस्टम है ना, वस्कुलर बंडल से ना, आगे हम देखेंगे क्या होते हैं, उनका निर्माण भी करते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल, संवहनी ऊतक जो है, क्या होता है आगे हम देखेंगे। संवहनी ऊतकों के पास भी मिलते हैं, ये जाइलम फ्लोएम के पास, संवहनी ऊतकों के पास भी मिलते हैं ये। समझ में आई बात? संवहनी ऊतक आपके यहीं तो रहेंगे, ऐसे गोल गोल, अभी डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ एक ऑप्शन हो तो सेकेंडरी पे टिक कर देना, और दोनों हो तो दोनों पे टिक कर देना पांडेराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संवहनी ऊतकों के निर्माण में या फिर उनके पास मिलते हैं, और इनका काम क्या है? फंक्शन तो हम भूल ही गए कि मैम ये क्या करेंगे। चलो इनका फंक्शन लिख लो, इनका फंक्शन लिखो बच्चों, इनका कार्य क्या है, क्या कार्य करते हैं? अच्छा देखो ये कहाँ मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं, गोल गोल सिलेंडर की दीवार, मान लो एक खाली डब्बा ले लो लंबा लंबा, और उसकी जो दीवार है वहां पर मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे? चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी सब लंबाई बढ़ा रहे थे दोनों, और ये क्या करेंगे? चौड़ाई विड्थ इंक्रीज करते हैं। तो इनका क्या काम है? दे इंक्रीज विड्थ ऑफ द स्टेम या प्लांट, विड्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये रूट में भी मिलेंगे आपको,
और स्टेम में भी मिलेंगे दोनों जगह, क्योंकि चौड़ाई रूट की भी बढ़नी है और तने की भी बढ़नी है। ठीक है, तो इनका क्या कार्य है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये जड़ और तने की चौड़ाई बढ़ाते, तने की चौड़ाई बढ़ाने का काम करते, कि चौड़ाई बढ़ाते हैं। समझ में आया? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ऊतक जो होते हैं चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो कौन से ऊतक हैं, लेटरल वाले हैं, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। और लंबाई बढ़ाने वाले कौन से हैं, एपिकल वाले और इंटरसेलरी वाले। ठीक है, हाँ मोटाई में, वही तो बोल रही हूँ, चौड़ाई विड्थ, मोटाई चौड़ाई में मदद करते हैं। ठीक है, चलो कार्य समझ में आ गया सभी बच्चों को, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो मेरिस्टेम है यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे कहाँ पर, परमानेंट टिश्यू। चलो कहाँ थे हम, यहाँ थे। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। विभाज्य ऊतक 3 तरह के होते हैं, एपिकल यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक, दूसरा इंटरसेलरी यानी कि अंतर्विष्ट जो बीच बीच में पाए जाते हैं, और तीसरा प्रकार हमने देखा लेटरल यानी कि पार्श्वी, जो पार्श्वी जगह सर्क्यूमफेरेंस परिधि के साथ साथ मिलते हैं। 3 तरह के हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। हमने देखा था दे डोंट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, इनमें कोई डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनमें विभाजन की क्षमता समझ में आ गई, सभी लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब बढ़ते ही रहते हैं। चलिए परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट टिश्यू बच्चों, स्थायी ऊतक, इनमें विभाजन नहीं होता, ये हम देख चुके हैं पहले, इनमें किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता। ये 2 तरह के होते हैं बच्चों। पहला आपको मिलेगा सिंपल, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि कौन से, सरल और क्या बोलोगे, टफ, कठिन, क्या नाम दें इसका हिंदी में, कॉम्प्लेक्स को जस्ट मिनट, हाँ जटिल जटिल, हाँ देखो हिंदी भूल गई मैं, जटिल ऊतक 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सरल और जटिल यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपके जो सिंपल टिश्यू है वो 3 तरह के होते हैं बच्चों। सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम, तो पहला है पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, काइमा, स्केलेरन काइमा। हाँ जटिल ऊतक, प्रशांत मैं हिंदी भूल गई थी। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनके भी 3 प्रकार है। पहले प्रकार नोट कर लो फिर हम डीप में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है आपका पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा प्रकार है बच्चों कौन सा, स्केलेरन काइमा, स्केलेरन काइमा। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे दृढ़ ऊतक, इसको लिखो दृढ़ ऊतक, दृढ़
दृढ़ ऊतक, स्थूल ऊतक, और पैरेंकाइमा को कहेंगे मृदु ऊतक। यहां तक समझ में आया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होंगे बच्चों। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है आपके दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। समझ में आई बात? ये सारे हैं हमारे परमानेंट टिश्यू के टाइप। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि क्या क्या है इनके अंतर्गत। यहाँ तक की बात समझ में आई सभी बच्चों को? पूरा चार्ट याद कर लो। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सरल, जटिल। सरल में तीन तरह के होंगे, मृदु, स्थल और दृढ़, यानी कि पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला हम पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा? सिंपल टिश्यू में पढ़ेंगे पैरेंकाइमा। इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी कैसे याद करेंगे। देखो, इसमें नाम ही आ रहा है पेरेंट्स का, पैरेंकाइमा, है ना, मृदु ऊतक। पैरेंकाइमा का काम क्या होता है? देखो, पेरेंट का काम क्या होता है? पेरेंट्स का काम क्या होता है? हमारे मम्मी पापा का काम क्या होता है? मम्मी क्या होती है, क्या करती है? खाना बनाती है। पापा क्या करते हैं? हमारे लिए जो पैसा है, मनी है, स्टोर करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो यही काम इसी का है। पेरेंट्स से याद कर लो, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना इनका काम होता है। और दूसरा क्या काम होता है इनका? स्टोरेज करने का काम और सिक्रेशन का काम होता है। तो पेरेंट से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, पेरेंट काइमा, मृदु ऊतक। मृदु, बहुत मृदु होते हैं ना, कभी कभी कठोर भी बनते हैं, लेकिन पूरे टाइम तो मृदु ही होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। मृदु ऊतक, पेरेंट काइमा। समझ में आया? तो इसका फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद अब ये कहाँ पर मिलते हैं? ये लीफ में मिलेंगे, पत्ती, रूट, जड़, सभी जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और चलो इनकी पहले कोशिका की बात कर लेते हैं। ये कहाँ मिलते हैं वो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन सेल की बात कर लेते हैं। इनमें किस तरह की सेल पाई जाती है? तो इनमें जो कोशिका मिलती है ना, इनकी कोशिका जो होंगी, उनका जो आकार होता है ना, डायमीटर, एक तरह से इनका जो डाया होता है, डायमीटर यानी कि व्यास एक जैसा होता है। आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका व्यास एक जैसा होता है। और साथ ही लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों? इनकी कोशिका, इनमें देखो ऊतक है तो ऊतक ऑब्वियसली कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी जो कोशिका होती है ना, मृदु ऊतक की, वो किस तरह की होती है? इनका जो डायमीटर होता है ना, वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक होती है। द सेल ऑफ पैरेंकाइमा आर क्या होती है? डायमेट्रिक एंड लिविंग होती है। ध्यान रखिएगा, इनमें जो कोशिका पाई जाती है, इनकी कोशिकाओं की विशेषता पूछ ली जा सकती है, तो लिख लो। इनकी जो कोशिका होती है, इनकी कोशिकाएं किस तरह की होती है बच्चों? जीवित होती हैं। और इनका जो व्यास होता है, समव्यासी होती है।
कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, एक जैसा ही व्यास होना चाहिए, होती है, और समव्यासी और किस तरह की, जीवित होती है, जीवित होती है। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। देखो, अब मैंने ये नहीं बोला है कि सभी का शेप सेम होना चाहिए, कुछ राउंड हो सकती है, कुछ इस तरह से हो सकती हैं, लेकिन इनका जो डायमीटर होगा ना, ये सभी का क्या होगा, सेम होगा, है ना। शेप में भी चेंज, शेप में भी डिफरेंट हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, इस पर मत जाइएगा, है ना। इनका जो आकार होता है ना, वो अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डायमीटर है ना, मतलब जो चौड़ाई बोल सकते हो आप, वो जो, चलो इनका जो आकार है ना वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो व्यास है ना वो एक समान होगा, है ना। मतलब चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, शेप चेंज हो सकता है। चलिए, ये सेल की बात हो गई। इसके अलावा ये कहाँ पर मिलते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या, पैरेंचाइमा के बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में, समव्यासी हो गई, क्या काम करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, इस तरह से जमी होती है। चलिए आगे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनका नोट करना है। इनका देखो, एक ऊतक बना के बताती हूँ। इस तरह से इनकी क्या मान लो सेल होगी, ये सेल है, किसकी है, एक जैसे डायमीटर की मुझसे बनी नहीं है, लेकिन एक जैसे डायमीटर की होती है। ये क्या है आपका, पूरा एक पैरेंचाइमा है। तो इनकी जो सेल के बीच में बच्चों गैप है ना, ये स्पेस होती है इनमें। ये देखो, जगह दिख रही है, खाली जगह, ये इस तरह की, ये येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, ये खाली जगह होती है इनके बीच में, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखोगे, इंटर स्पेस बोलते हैं इसको, अंतर कोशिकीय स्पेस या स्थान, कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है इनके। इनकी जो कोशिका थोड़ी सी दूर दूर मिलेंगी, किसकी मिलेगी, पैरेंचाइमा की। तो नोट करो, इनकी कोशिकाओं के मध्य स्थान होता है, जगह होती है, स्थान होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को। इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है, जिसे इंटर स्पेस बोलते हैं, इंटर स्पेस, इंट्रा स्पेस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो होती है। चलिए, अब इनका फंक्शन हम देख चुके हैं, इनका काम क्या है, फंक्शन लिखो, कार्य लिखो। पैरेंचाइमा का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, खाना कौन सा टिश्यू स्टोर करता है, तो ये खाना, पेरेंट, पेरेंट में मम्मी फोटोसिंथेसिस करेगी, क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, स्टोरेज करती है, यानी कि पापा आपके लिए मनी सेव करते हैं आपके फ्यूचर के लिए, और एक्सर्शन का काम भी करती है, उत्सर्जन का काम भी ये ही टिश्यू करते हैं। समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, मम्मी खाना बनाएगी, पापा पैसे इकट्ठे करेंगे हमारे फ्यूचर के लिए, ऐसे याद करो, पेरेंट काइमा सॉरी, और ये संग्रहण और उत्सर्जन, उत्सर्जन। समझ में आई बात। कहाँ पर मिलते हैं, सभी दूर मिलेंगे, खाना स्टोर करने का काम तो सभी का है ना। तो कहाँ पर मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे, रूट में मिलेंगे, लीफ में मिलेंगे, सब दूर मिलेंगे, रूट और लीव्स, पत्तियों में भी मिलेंगे, यानी कि तने में मिलेंगे, जड़ में मिलेंगे, तने में, जड़ में
पत्तियों में, एपिडर्मिस में भी मिलेंगे, ये नोट कर लो, यहाँ पर ये मिलते हैं। यहाँ तक की बात फूड स्टोरेज का काम, जी हाँ, फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज और एक्सर्शन। और कौन कौन सी चीजें ये स्टोर करके रखते हैं, तो रेजिन, टेनिन, गोंद जो आपने देखा होगा वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, यहीं पर स्टोर होते हैं। तो स्टोरेज में एक और पॉइंट नोट कर लो, ये क्या स्टोर करते हैं, दे स्टोर रेजिन, टेनिन, ये सब स्टोर करने का काम, गोंद, रेजिन, टेनिन, ये सब स्टोर करने का काम इनका होता है। तो ये क्या संग्रहित करते हैं, ये संग्रहण करते हैं, किसका संग्रहण करते हैं, गोंद का, टेनिन का, रेजिन का, इनका सबका। कहाँ पर स्टोर होते हैं, पेड़ों में, इन्हीं ऊतकों में स्टोर होते हैं। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू की तरफ बच्चों, जो कि है आपका कोलेनकाइमा। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है, कौन सा, स्थूल ऊतक इसे कहते हैं, स्थूल ऊतक। अब इसका क्या काम होता है, इसकी कोशिकाएं, उसकी जो सेल थी बच्चों कैसी थी, एक ही व्यास की थी, एक जैसे व्यास की, लेकिन आकार अलग अलग होता है। इनका जो शेप होता है ना, इरेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं होता, कोई छोटी कोई बड़ी ऐसी मिलेगी, लेकिन लंबी होती है, क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो क्या लिखोगे इनके बारे में, इनके बारे में पॉइंट नोट करो बच्चों। इनकी जो सेल्स होती है ना, वो लॉन्ग होती है, इरेगुलर होती है और लिविंग होती है, जीवित होती है। जीवित उसकी भी थी, जीवित इसकी भी सेल है ना, जीवित उसकी भी है, जीवित इसकी भी सेल है। जीवित का मतलब ये है कि उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है, इसीलिए इसे लिविंग कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है बच्चों, लंबी होती है, अनियमित आकार की होती है, एक शेप फिक्स नहीं है, अनियमित होती है, नियमित, और जीवित होती है, जीवित होती है। यहां तक सभी बच्चों को कोशिका के बारे में समझ में आ गई बात। अब कोशिका की बात कर ही रहे हैं, हाँ आगे आएगी बात प्रशांत, कोशिका की बात बच्चों कर ही रहे हैं तो स्पेस देख लेते हैं। इनमें स्पेस का क्या होगा मैम, इनमें क्या होता है, स्पेस होती है, लेकिन किससे, उससे कम होती है, किससे, पेरेंट काइमा जो है ना, यानी कि मृदु ऊतक जो है, उससे थोड़ी सी स्पेस कम होती है, जगह कम होती तो है लेकिन कम होती है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, इनकी जो सेल होगी ना बच्चों, देखो इस तरह से बिल्कुल पास पास दिखाई दे रही होंगी, इरेगुलर जैसी भी शेप की होंगी, ऐसी लंबी शेप की होंगी, जगह दिख रही है लेकिन बहुत कम स्पेस मिलेगी, ये ऐसी, ये इस तरह से, ठीक है। तो स्पेस क्या होती है इसमें, स्पेस लेस होती है एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। समझ में आई बात। जो मृदु ऊतक होते हैं ना, मृदु ऊतक से कम जगह होती है कोशिकाओं के मध्य, कोशिकाओं के मध्य में। समझ में आई बात है ना, स्पेस तो होगी लेकिन उनसे थोड़ी कम होती है। चलिए अब ये इनका काम क्या है मैम, तो इनका फंक्शन लिख लेते हैं, क्या काम करती है ये, इनका फंक्शन, तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी है ना,
फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे पौधा रहता है ना, पौधा टूटता नहीं है, ऐसा बैंड हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, मोड़ सकते हैं उसको, बिना तोड़े मोड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनमें क्या पाई जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, चलो लिखो। ये क्या करते हैं? ये आ, लोचकता, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कहते हैं? लचीलापन, सॉरी। हाँ, ये पौधों को लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये पौधों को लचीला बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन किसके कारण होता है बच्चों? कोलेरेंचाइमा के कारण। ये पौधों को लचीलापन बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं ये। और क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा भी देते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो इंग्लिश में लिख लो। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट किसको? टू द प्लांट, सपोर्ट टू द प्लांट। फंक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, स्टार लगा दिया है मैंने। यहाँ से क्वेश्चन पूछे, कल टेस्ट में भी क्वेश्चन करा था हमने, यहाँ से ही पूछा गया था। तो ये पौधों को लचीलापन, और मिलते कहाँ है? लोकेशन कहाँ है इनकी? तो जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और यांत्रिक सहारे की जरूरत होगी वहां पर मिलते हैं। तो सभी दूर मिलेंगे रूट को छोड़ के, ये रूट में नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। तो इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर मिलेंगे? ये पेटियोल हो गया, पंडंकल, याद है ना पंडंकल अंकल जी? याद है या नहीं याद है? पर्णवृंत, पुष्पवृंत बोल दो, पुष्पक व्रंत। पेटियोल याद है ना सभी बच्चों को? पर्णवृंत वो डंठल जिससे पत्ती स्टेम से जुड़ी हुई थी उसे पेटियोल कहते हैं। और पंडंकल जो फ्लावर है, थैलेमस के नीचे वाला, सेपल के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट जिससे फूल लगा हुआ था, वो आपका पुष्पक व्रंत या पेंडंकल उसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देखो वेट ज्यादा होता है, वजन होता है फूल में, और एक तने एक ब्रांच के ऊपर फूल लगा होता है, फूल हवा से इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेफ्ट राइट हुआ तो स्टेम तो गया। फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, तो कहाँ? यहाँ मिलेंगे पेटियोल। पत्तियां भी बहुत सारी झुंड में होती है, तो ज्यादा वजन होने से तो ब्रांच टूट गई हवा पानी से, पर ऐसा नहीं है, टूटती है लेकिन ये सपोर्ट करता है। कौन सा वाला सपोर्ट करता है? कोलेनचाइमा। चलिए समझ में आ गई। तो कहाँ मिलते हैं? सेल कैसी होती है? फंक्शन क्या होता है? लोकेशन क्या है? स्थान कहाँ पर मिलता है? ये बात सभी बच्चों के दिमाग में बैठ गई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टिश्यू देख लेते हैं बच्चों। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट जो है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। देखो नाम ही इसका दृढ़ ऊतक है, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग है बाबा, ये टिश्यू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो बहुत मजबूत है। और प्लांट को मजबूत कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। कल क्वेश्चन किया था ना टेस्ट में, जिन बच्चों ने अटेंड करी होगी टेस्ट यूट्यूब पर, या फिर आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दी थी टेस्ट उसमें। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा? ये प्लांट में ही मिलता है, सभी जगह मिलेगा, परिधि में मिलता है। का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती देना, पौधे को इसका काम होता है। सबसे पहले सेल की बात कर लेते हैं। कैसी सेल होगी मैडम इसकी? चलिए
इसकी जो बच्चों सेल होती है ना, लॉन्ग एंड नेरो होती है, लंबी और पतली होती है, लॉन्ग एंड नेरो एंड डेड होती है, डेड सेल होती है क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है। इनकी जो सेल होती है ना, इनकी जो सेल होती है सुब्रीन नहीं पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, लिप्टिन समथिंग कुछ, आगे देखेंगे उसको हम। इनकी कोशिकाएं बच्चों कैसी होती है, इनकी कोशिकाएं लंबी और पतली होती है, नैरो होती है, लंबी और पतली और मृत होती है, मृत होती है। ध्यान रखिएगा, किसकी कोशिकाएं मृत मिली आपको, स्केलेरन कायमा, दृढ़ ऊतक की। चलिए ये तो सेल की बात हो गई, स्पेस देख लेते हैं बच्चों, सेल के बीच में स्पेस का डायग्राम बनाते हैं। इसमें बिल्कुल भी इस तरह से मिलेंगे रेशे फाइबर्स के फॉर्म में, ये टिश्यू, बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगी आपको, है ना, नो स्पेस बिटवीन सेल, ठीक है, इस तरह से ठसा ठस भरे होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, ये इस तरह से। समझ में आ गया डायग्राम सभी बच्चों को, है ना। तो कोशिकाओं के मध्य बिल्कुल जगह नहीं होती, कोशिकाओं के मध्य जगह नहीं होती, स्थान नहीं होता, स्थान नहीं, जगह नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। चलो सेल की बात हो गई, अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट या स्ट्रेन टू द प्लांट, है ना। फंक्शन लिख लो इसका, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल support to the plant and strength also, and strength ये क्या करता है, ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, पौधों को, और अभी हमने इसके पहले वाला भी देखा था जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, यांत्रिक सहारा दे रहा था, लेकिन मेन जो है वो यही है, कौन है, दृढ़ ऊतक, स्केलेरन कायमा। ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा और दृढ़ता प्रदान करता है, और दृढ़ता, स्ट्रेंथ, दृढ़ता प्रदान करता है। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब कहाँ मिलता है, लोकेशन देख लो इसकी, कहाँ मिलेगा ये, एवरीवेयर, और कहाँ पर, स्पेशली आपके जो जाइलम फ्लोएम है ना, उसके आउटसाइड जो लेटरल एरिया होता है ना, उसी के पास ये मिलता है, उसके आसपास मिलता है। कि लोकेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, लोकेशन यानी कि स्थान, कहाँ पर मिलेगा ये, तो डायग्राम बना देती हूँ। इस तरह से अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर जो है आपके जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, और इसी के साथ लगा हुआ मिलता है क्या, स्केलेरन कायमा, स्केलेरन ठीक है, दृढ़ ऊतक यहीं पर मिलता है, तने में, रूट में, जहां भी जाइलम फ्लोएम मिलेंगे वहां पर ये मिलेगा, ठीक है। इसकी लोकेशन, तो इसकी लोकेशन आप लिख सकते हो कि स्टेम में मिलता है, तने में मिलेगा, रूट में मिलेगा, रूट में मिलेगा, जड़ में मिलेगा, सब दूर, तना और रूट मान लो, मतलब सब जगह। हाँ लिग्निन, लिग्निन के कारण स्ट्रोंग होता है, लिग्निन हम देखेंगे,
लिग्निन इसके साथ नहीं अटैच होता है। लिग्निन मैंने बताया था आपको, लिग्निन के कारण ही इसमें जो होती है स्ट्रॉन्गनेस होती है, मजबूती रहती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप, क्या देखेंगे बच्चों? ये देख चुके हम, सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि आपके जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, चलिए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, ये हमने दो तरह के पढ़े थे। दो तरह के कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या? फ्लोएम। ठीक है, क्या होते हैं ये मैम? चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। तो हम इनको डिफरेंस वाइज पढ़ेंगे, अंतर के साथ पढ़ेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है। तो पहली बात, पहला पॉइंट नोट करो, जाइलम। जाइलम मतलब जल। ये किसका कंडक्शन करता है बच्चों? जल का। मतलब पानी को पौधे से एक भाग में दूसरी भाग तक पहुंचाना, जड़ से तने तक ले जाने का काम किसका होता है? किसका होता है? जाइलम का होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इट कंडक्ट इट कंडक्ट वाटर फ्रॉम, कहां से बच्चों? रूट टू द स्टेम। समझ में आई बात? इसका क्या काम है? ये संवहन करता है, ये संवहनी ऊतक है। ये क्या है? कंडक्टिव टिश्यू है। कौन कौन से संवहनी ऊतक होते हैं? जाइलम और फ्लोएम संवहन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ना। ये स्पेलिंग देख लेना, इसकी गड़बड़ हो गई है। चलो तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये पानी का जड़ से तने तक संवहन करते हैं। पानी पहुंचाने का काम होता है इनका, ये तो सभी बच्चों को पता ही है। और ये खाना पहुंचाते, कहोगे मैम ये खाना पहुंचाते। दे कंडक्ट फूड इन प्लांट। अब मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि रूट से स्टेम, क्योंकि खाना तो पत्तियों में बनता है और पत्तियों से पूरे प्लांट में जाता है। तो ऐसा मैं कैसे लिख दूं कि रूट से स्टेम, है ना? तो ऐसा मत लिख देना। दे कंडक्ट फूड इन प्लांट, ये क्या करते हैं? खाने का संवहन करते हैं। खाने का संवहन, फल, फ्लोएम से फल, फल खाना, ये खाने का संवहन करते हैं। ये तो मेन डेफिनेशन हो गई इनकी। दूसरा क्या है? ये जो जाइलम होते हैं ना बच्चों, जाइलम, जाइलम की हिंदी मैंने तो जाइलम ही पढ़ी है, तुमने कहाँ से मीनिंग निकाल लिया? चलो छोड़ो, जाइलम ही याद करो। कोई ज्यादा हिंदी, ज्यादा डीप में हिंदी में जाते हैं ना तो हिंदी के वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जाइलम ही याद करना है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बच्चों, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मतलब रूट से स्टेम एक ही डायरेक्शन होती है इनकी, यूनि डायरेक्शन होती है, एक दिशीय होते हैं। तो दे आर यूनिडायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। ये एक दिशीय होते हैं, एक ही दिशा में इनका संवहन होता है, एक ही दिशा में ये अपना पानी पहुंचाते हैं। रूट से स्टेम, रूट से स्टेम, स्टेम से रूट में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक ही डायरेक्शन चलती है इनकी। आगे इसमें लिखो, ये क्या करते हैं? ये बहुदिशीय होते हैं।
ना, एक जगह बहुदिशी होते, पत्ती से खाना स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, बाय डायरेक्शनल, हर जगह मिलेंगे, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होते, दे आर बाय डायरेक्शनल बोल दो या मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, दे आर मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, समझ में आई यहां तक की बात? किसी को कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इनमें कंपोनेंट जो होते हैं ना बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा डिफरेंस लिखो, इनमें 4 भाग होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, और इसमें भी 4 ही मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। इसमें क्या 4 भाग होते हैं, कौन कौन से नाम बताते हैं? इसमें भी 4 मिलेंगे। चलो इसमें भी लिखो, इसमें भी 4 कंपोनेंट होते हैं। तीसरा डिफरेंस, 4 कंपोनेंट्स, 4 भाग कौन कौन से होते हैं? चलिए पहले जाइलम का लिख लेते हैं। क्या क्या मिलता है जाइलम में बच्चों? क्या क्या मिलेगा? 4 कंपोनेंट इसके कौन कौन सा होते हैं? ट्रेकाइड्स इसमें मिलेंगे आपको। पहला ट्रेकाइड्स, वेसल्स, दूसरी मिलेंगी वेसल्स, है ना। और तीसरा पार्ट इसमें क्या मिलता है? जाइलम फाइबर। और चौथा पार्ट इसमें क्या मिलता है? जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक है, ये 4 भाग इसमें मिलते हैं। वाहिनिकाएं हिंदी में लिखा रही हूं, रुको थोड़ा। इसे कहते हैं वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या होती है बताऊंगी, पहले नाम नोट कर लो। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं लगभग दोनों के काम एक ही है। ये क्या होती है? ट्यूब होती है। देखो पहले नाम लिख लो। और ये क्या है? जाइलम तंतु फाइबर। और ये है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, क्या था? मृदु उतक। ठीक है, ये पार्ट मिलते, वेसल्स मिलती, वाहिका। देखो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं क्या होती है? ट्यूब जैसी नलियां होती है, जो किसका काम करती है? पानी को ले जाने का। पानी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक ट्यूब के थ्रू पहुंचाते, एक नली के थ्रू पहुंचाते ना। तो 2 तरह की ट्यूब्स मिलती है। जो पहले वाले पौधे होते हैं ना, एंजियोस्पर्म के पहले वाले पौधे, उनमें सिर्फ वाहिनिकाएं ही मिलती है, ट्रेकाइट्स ही मिलती है। और जो एंजियोस्पर्म है, मतलब आवृत बीजी पौधे जो है, जो विकसित पौधे हैं, उनमें दोनों मिलेगी। दोनों तरह की ट्यूब मिलती है, जिनका काम होता है संवहन करना, कंडक्शन करना पानी का। तो इनका क्या काम है? दे आर ट्यूब। ये क्या होती है बच्चों? ट्यूब होती है। नली होती है, नली होती है, किसका संवहन करती है? ये पानी का संवहन करती है। समझ में आया? जाइलम फाइबर, ये जो तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं? कवर बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, रेशे बनाते हैं। और इनका काम क्या है? ये स्टोर करने का काम करते हैं, खाना स्टोर करते हैं। हर एक टिश्यू का खाना कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? पेरेंट का काम क्या होता है? खाना स्टोर का ही काम करने का होता है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा मतलब जाइलम का खाना स्टोर होगा यहाँ पर। समझ में आ गई यहाँ तक की बात सभी बच्चों को? भोजन संग्रहण का काम करते हैं, लिख लो अगर भूल जाओ तो। ये क्या करते हैं? भोजन संग्रहण, स्टोर फूड। कौन स्टोर करेगा फूड बच्चों? देखो पैरेन्काइमा का हमें पहले ही पता है, किसका? मृदु ऊतक के बारे में हमें पहले ही पता है कि खाना स्टोर करने का काम करता है। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा का भी वही काम होगा ना, भोजन स्टोर करने का, भोजन को संग्रहित करने का, स्टोर करने का फूड। समझ में आया यहाँ तक की बात?
चलिए अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपको मिलेंगे? इसमें मिलती है आपको चलनी, सीव ट्यूब। इसमें क्या मिलेगी? सीव ट्यूब। इसका पहला कंपोनेंट लिखो, सीव ट्यूब। चलनी नलिका बोल सकते हो आप, चलनी वाली नलिका। दूसरा पार्ट बच्चों कौन सा है? कैंपेनियन सेल। कौन सी है? कैंपेनियन सेल मिलती है। इसमें क्या होता है? कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल। सहकोशिकाएं, सह कोशिकाएं। अभी ये आपको ना नाम बड़े अजीब लग रहे होंगे, पर अभी डायग्राम से याद करवा देती हूँ क्या काम होता है। काम पता चल जाएगा ना तो आप अच्छे से याद कर लोगे। सीव ट्यूब, कैंपियन सेल, और इसी में भी आपको सेम टू सेम फाइबर भी मिलेगा और पेरेंचाइमा भी मिलेगा। लेकिन किसका फाइबर मिलेगा? फ्लोएम का, फ्लोएम फाइबर, यानी कि फ्लोएम तंतु मिलेगा जो कि रेशे बनाता है। जैसे जूट वगैरह में हम उसकी रस्सी बनाते हैं ना, तो जूट के जो रेशे होते हैं वो फ्लोएम फाइबर के ही बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथा इसका पार्ट कौन सा है? फ्लोएम पेरेंचाइमा, जो खाना स्टोर करेगा, पेरेंचाइमा, यानी कि फ्लोएम मृदुतक। चलो अब इसके जो पार्ट है ना, किसके? फ्लोएम के जो 4 भाग हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भाग फ्लोएम टिश्यू में पाए जाते हैं। सीव ट्यूब पाई जाती है, कैंपियन सेल पाई जाती है, फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं, फ्लोएम पेरेंचाइमा पाया जाता है। ठीक है। चलिए अभी यहां तक किसी को डाउट? अब डायग्राम वाइज देख लेते हैं हम इनमें क्या काम करेंगे ये। चलो आगे बढ़ो। डायग्राम यहां पर आपको मैं दिखाती हूं। ठीक है, पहले दोनों में डिफरेंस वाला डायग्राम देख लो ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये है आपका जाइलम। क्या है बच्चों? जाइलम। और ये है आपका फ्लोएम। ठीक है। देखो जाइलम में हमने क्या, जाइलम का काम क्या है? पानी लेके जाना। अरे एक ही डायरेक्शन में पानी लेके जा रहा है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, हाँ जाइलम की सेल वॉल के बारे में मैंने नहीं बताया। इसकी जो सेल वॉल होती है मोटी होती है और लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, जाइलम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जाइलम की सेल की, जाइलम की कोशिका भित्ति। अब कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति उसी में मिलेगी ना कि जाइलम में। तो जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, मोटी होती है। और किसकी बनी होती है बच्चों? लिग्निन की बनी होती है। जो आप बोल रहे थे ना लिग्निन की किसकी बनी है, तो जाइलम की बनी होती है। लिग्निन, लिग्निन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जाइलम की बनी होती है। ठीक है। ये इस तरह से जाइलम होता है, जाइलम का टिश्यू होता है। ये सब क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये सेल है बच्चों। ये क्या है? ये सेल है। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सेल। और इन सेल की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो लिग्निन की बनी होती है, मोटी होती है। चलिए जाइलम समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम पानी, थोड़ा बहुत पानी भी लेके जाता है मिनरल्स के साथ साथ। दोनों का कंडक्शन करता है, दोनों का संवहन करता है। और डायरेक्शन देखो, दोनों डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल दिख रहा होगा आपको, ऊपर ऊपर से नीचे, या मल्टी डायरेक्शनल बोल दो आप। ठीक है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना बच्चों, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लोएम की कोशिका भित्ति
सेल्यूलोज की बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है। एक पॉइंट ये भी उस केस में नोट करना, डिफरेंस में कोशिका भित्तियों का डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। और इसको सीव, इसमें सीव ट्यूब है ना, तो देखो ये छल्लियां दिखाई दे रही है, इसकी जो सेल है ये क्या होती है, सेल है, ये सेल है पूरी एक। और इस सेल में देखो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहे होगा, जैसे कि छलनी होती है ना, सीव होती है, सीविंग के काम आती है, छानने के काम में आती है, ऐसे छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्या, सीव ट्यूब। ये पूरी ट्यूब है जिसमें सीव्स लगी होती है, छलनियां लगी होती है, ये इस तरह से, ये पूरी क्या है बच्चों, सीव ट्यूब है। यहाँ तक समझ में आया, डायग्राम देख के सभी को समझ में आया क्या डिफरेंस है। इस ये थोड़ा मोटा होता है, इसकी जो सेल वॉल है ना वो मोटी होगी, लिग्निन की बनी होगी, इसकी देखो कितनी पतली दिखाई दे रही है, थिन होती है, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम के कंपोनेंट, हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। चलो, डायग्राम सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा है। ये क्या है बच्चों, एक फ्लोएम का डायग्राम है, क्या है, एक फ्लोएम है। अब इसमें फ्लोएम में आपको क्या क्या मिलेगी, सीव सेल दिखाई दे रही है, कैंपियन सेल दिखाई दे रही है, चलनी कोशिकाएं, नोट कर लो पहले नाम, ये देखो चलनी कोशिकाएं या चलनी ट्यूब नलिका भी इसमें मिलती है। ये है सहायक कोशिकाएं। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताऊंगी, इसीलिए इसके कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पर बताएं। ये आपका यहाँ पर ये पूरी सेल है, ये क्या है, कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं में ये क्या लगे हुए हैं, छेद वाली चलनी टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, सीव्स लगी हुई है, सीव प्लेट बोलते हैं इन्हें। और ये जो कैंपियन सेल है ना, कैंपियन सेल इसके जस्ट साइड में चिपकी हुई होती है, क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगी। ये फ्लोएम फाइबर, ये क्या है, फ्लोएम तंतु है, ये वाले ये इसी से ही लास्ट में जो जूट वगैरह के पौधे होते हैं ना, वो जूट मिलता है जिससे रस्सी बनाते हैं, बहुत स्ट्रोंग होते हैं ये फाइबर्स। और ये क्या है, फ्लोएम मृदु तंतु, फ्लोएम मृदु उतक तंतु नहीं, सॉरी, हाँ मृदु उतक है। कहाँ पर है ये फ्लोएम का मृदु उतक, ये इसके साइड में मिलेगा, ये वाला, ये। तो ये 4 पार्ट याद रखने, 4 भाग याद रखने हैं फ्लोएम के। चलिए अब एक डायग्राम बनाकर आपको मैं बताती हूँ कि इनके क्या क्या काम है। देखो जो सीव सेल होती है ना, सीव ट्यूब सेल होती है ना, ये वाली, जो जहां से पूरा अपना मटेरियल, फूड और पानी ऐसे आता जाता रहता है, ये जो कोशिकाएं होती है ना, सीव ट्यूब वाली जो कोशिकाएं होती है इस तरह की, ये क्या है, सीव ट्यूब या ट्यूब सेल। चलनी कोशिकाएं जो होती है ना बच्चों, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करो, इनमें नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नाभिक होता ही नहीं है। इनमें क्या होता है बच्चों, नो न्यूक्लियस, है ना, नाभिक नहीं होता है इनमें, नाभिक नहीं होता है, ठीक है। किसमें नाभिक नहीं मिलता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, सीव ट्यूब सेल में नाभिक नहीं होता। तो कहोगे मैम कि इसमें नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये कंट्रोल कैसे होती है, इनको कंट्रोल कौन करता है फिर। तो इसीलिए बच्चों इनके साइड में आपको इस तरह से ये क्या मिलेंगी, ये जो है इनमें न्यूक्लियस मिलेगा, ये होती है कैंपियन सेल, यानी कि सहायक कोशिकाएं मिलती है, इसीलिए इनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको सहायक कोशिकाएं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तो ये क्या करती है, बिल्कुल लगी हुई होती है। देखो ये डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट अटैच है किससे,
जो चलनी कोशिकाएं ना उसके साथ जुड़ी हुई होती है सहायक कोशिकाएं। तो ये सहायक कोशिकाएं क्या करती है, इन चलनी कोशिकाओं को कंट्रोल करती है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, नाभिक है। समझ में आया बात? ये डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है, देखो न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, सहायक कोशिका है। स्ट्रेंथ देना, फाइबर का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, उसको सपोर्ट देना, यही काम है जाइलम फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो साइड से टिश्यू को। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलनी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, दोनों का मतलब और काम समझ में आ गया। किसमें न्यूक्लियस होता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो इसका काम समझ में आया। ये क्या करेगा, जो रेजिन है और लेटेक्स है इसको स्टोर करने का काम करता है क्या, पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, रेजिन लेटेक्स स्टोर करता है। ये क्या करता है बच्चों, लिख लो। ये क्या स्टोर करेगा, रेजिन और लेटेक्स। लेटेक्स सभी ने देखा होगा ना, वो दूध जैसा, बहुत सारे पेड़ों में दूध जैसा सफेद सफेद मटेरियल निकलता है, लिक्विड जैसा निकलता है ना, उसे लेटेक्स बोलते हैं। तो ये लेटेक्स और रेजिन को स्टोर करने का काम करता है क्या, फ्लोएम पेरेन्काइमा। समझ में आई बात? अब चलो फाइबर की बात कर लेते हैं। आपको फाइबर से रिलेटेड डाउट है तो इसका भी लिख लो। ये जो फाइबर है, फ्लोएम का फाइबर है, ये क्या करता है, इसका काम है फाइबर बनाने का। ये क्या करता है, रेशे बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, तंतु फाइबर, ये करता है क्रिएट फाइबर्स, रेशे बनाने का काम करता है। रेशे बनाने का काम है किसका, फ्लोएम फाइबर का। बहुत सारे हमने जूट और ये सब देखे ना, उनमें जो रेशे बनते हैं वो कौन बनाता है, फ्लोएम फाइबर बनाता है। चलिए सभी को यहां तक के फंक्शन समझ में आ गए। एक और टर्म आप लोगों को दिमाग में आती होगी, हमने वहां पढ़ी थी मोनोकोड और डाइकोड में। मैंने आपको बताया था वेस्कुलर बंडल, क्या बनाया था, बताया था वेस्कुलर बंडल बताया था। तो वेस्कुलर बंडल देख लो क्या होता है। वेस्कुलर बंडल, तो बच्चों वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम, है ना। संवहनी बंडल बोल दो उसको, संवहनी बंडल। इसमें जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं, है ना। ये जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों, वेस्कुलर बंडल कहलाता है। चलो इसका डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। दिख रहा है, देखो इस तरह से टिश्यू, अगर आप एक स्टेम को ऊपर से काटोगे या टिश्यू को ऊपर से काटोगे ना, क्रॉस सेक्शन है ये, तो ऐसा दिखाई देगा। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें,
यहाँ पर मिल रहा है आपको सबसे बीच में जाइलम, ये क्या है? जाइलम है, पानी कंडक्ट करेगा। उसके ऊपर ये येलो कलर का जो है ये क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, बात आई समझ में? जाइलम, जाइलम के ऊपर फ्लोएम, और फ्लोएम के ऊपर क्या मिलता है? जो सबसे आउटर लेयर पड़ी थी हमने परिधि में जो मिलता था वो क्या था? स्क्लेरन काइमा, यानी कि दृढ़ ऊतक मिलता। ये देखो ये क्या है? ये दृढ़ ऊतक है बच्चों, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरन काइमा। कहते हैं ना, हमने पढ़ा तो था कि परिधि में, देखो ये परिधि में यहाँ 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 इस तरह से पूरा फैला होता है। और इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सब मिलजुल के क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, संवहनी ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? संवहनी ऊतक। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? संवहनी ऊतक क्या होता है? चलिए, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी को डाउट? तो बच्चों ये था हमारा आज का प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। ठीक है, जितने भी हमने पढ़े ना उनको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, है ना? टिश्यू दो तरह के पढ़ चुके हैं बच्चों हम, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक के फिर 3 पढ़े हमने, एपिकल, इंटरसेलरी, लेटरल। ये आसपास मिलते हैं, ये बीच में मिलेंगे, ये अपेक्स पे टिप पर मिलते हैं। फंक्शन हम देख चुके हैं। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू के टाइप भूलना नहीं है, पेरन काइमा, कोलन काइमा और लास्ट में स्क्लेरन काइमा। तीनों के अलग अलग काम हैं। ये खाना स्टोर करने का काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट थोड़ा बहुत दे देता है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम, फ्लोएम, ये जल का संवहन करते हैं, खाने का संवहन करते हैं, बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, पांडेराम का क्वेश्चन क्या है? टेनिन क्या है मैम? ठीक है, तो टेनिन क्या है? टेनिन जो होता है प्लांट में स्टोर होता है, केमिकल होता है एक, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को बैक्टीरिया, डिसीज वगैरह से। एक केमिकल जो कि पाया जाता है छालों में, स्टेम में, पत्तियों में, इसमें उसे टेनिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, फ्लोएम का स्ट्रक्चर और एट लास्ट वस्कुलर बंडल। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आप लोगों को। कल हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सोनू आर्मी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर नर्सिंग असिस्टेंट और एएमसी, एआरओ और एएमसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच चलाई जा रही है। बेटा बंडल है, बंडल इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आज आपको बैच की खासियत पता चलेगी। जिन्हें पता है, जो उनको सबको पता है कि मैं कह रही हूँ बैच में। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो नए हैं नहीं जानते, तो आपको बेटा बैच में जो मिल रहा है कंप्लीट फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी 9th से लेकर 12th तक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारा सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग 9 लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी मैंने कराई है। उसके साथ ये बैच बेटा जो है ना, इसके साथ नेक्स्ट बैच आने वाला है, जनवरी में आएगा रिवीजन बैच, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना है। बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। जिन्होंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन करा उनको इतने वाला बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके अलावा 100 टेस्ट सीरीज कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम से पहले हो जाएगी, हर हफ्ते मिलती है। क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, पूरी 100 हो जाएगी एग्जाम से पहले, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है फाउंडेशन। इसके अलावा आप पढ़कर अगर किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको बैच में प्रोवाइड की जा रही है, जिसका प्राइस आप अलग से अगर देने जाओगे इतना मिलेगा जो फ्री। इतना कंटेंट आपको पढ़ाने के साथ साथ फ्री दिया जा रहा है। ओरिजिनल पेपर 18 से लेकर 2024 तक इतने सारे कंप्लीट पेपर और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे जो यहाँ मिल रहे हैं आर्मी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। ये भी बिल्कुल फ्री आपको बैच के साथ प्रैक्टिस किए जाएंगे। एनालिसिस के थ्योरी तो पढ़ाई जा रही है,
एमसीक्यू भी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं और बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड बैच है बेटा। और प्राइस बहुत कम है, 499 ओनली। बैच का एक्चुअल प्राइस 1000 है, 999 प्राइस बहुत कम है। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है, कुछ भी क्वेरी करना है, एप्लीकेशन आप जानते होंगे सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा कंप्लीट डाटा वहाँ पर। और फिर भी अगर क्वेरी हो किसी को रिलेटेड टू कंटेंट बेच या कुछ भी, तो हमारा जो डिस्प्ले हो रहा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सभी फ्रेंड्स क्वेरी। ओके, चलिए